Hello everyone, welcome to Chetan Bhatt Learning. In today's video, we are going to cover the present falling value of Indian rupee amid the West Asian crisis. Let's have a discussion that what are the role of West Asian conflict in devaluing the rupee and what are the major reasons or factors which are affecting the depreciation of Indian rupee. तो सबसे पहले हमें कंटेक्स्ट समझना होगा कि क्या रीजन है कि रुपी का वैल्यू इतना डेप्रिशिएट कर रहा है। देन उसे हम लिंक करता हुआ देखेंगे वेस्ट एशियन क्राइसिस के साथ। तो क्या प्रेजेंट फिनोमिना है उसके बारे में बात करेंगे। तो बाय मिड ऑफ अप्रैल 26 हमने देखा कि आपके पास ओवरऑल जो करेंसी का वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर, सो $1 इज इक्वल टू 93.81 रुपीज। ठीक है, यहां हमें इतना देखने को मिल रहा है, बट द रुपी इज ट्रेडिंग नियर इट्स ऑल टाइम लो। रुपी अपने ऑल टाइम लो पे या यूएस डॉलर अपने ऑल टाइम हाई पे इन टर्म्स ऑफ रुपी बात कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड लो पहुंच गया इंडियन रुपी बाय लेट मार्च 26, बाय लेट मार्च 26 अबाउट 95 रुपीज। ठीक है, बट अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इंडियन रुपी में डिक्लाइन देखने को मिला अबाउट 8.5% का। अगर मैं बात करूं फेब 26 से अप्रैल 26 तक की, तो जब से ये वेस्ट एशियन क्राइसिस शुरू हुआ है अबाउट 5% आपका इंडियन रुपी का वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, तो ये 5% डेप्रिसिएशन तो मुझे पिछले 2 महीने में ही देखने को मिली है। इसका मतलब बाकी 3.5% ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो पिछले 10 महीने में हुआ है। तो बहुत ज्यादा लिंकेजेस हैं इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के इन द फॉलिंग ऑफ द इंडियन रुपीज वैल्यू। लाइक अब देखते हैं क्या रीजंस बताए जा रहे हैं। तो जो रुपी का वैल्यू कम हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रही है, इसको सबसे ज्यादा लिंक किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के साथ एंड सेकंड द एनर्जी क्राइसिस के साथ। अब पॉइंट ये है कि ये इतना ज्यादा लिंकेज क्यों है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी इज अ वीक करेंसी देन डॉलर, इतना तो हम सब जानते हैं। डॉलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, हॉट करेंसी है एंड इंटरनेशनली ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी। अब इन टर्म्स में जब भी रुपी की वैल्यू फॉल कर रही है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटिमेंट खराब होता है। वो सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की करेंसी वीक है और वैल्यू भी उसकी डेप्रिशिएट हो रही है, तो क्यों ना हम यहाँ से पैसा निकाल लें और डॉलर में इन्वेस्ट करें या एटलीस्ट यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें जहां पर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी बेस है। ठीक है, तो आपके पास ग्लोबल और डोमेस्टिक हर तरह के फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। तो जो पहला फैक्टर था वो जियोपॉलिटिकल टेंशन ही था। जब से यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में आ गए हैं कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते अब जहां जहां इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पैसा, चाहे वो इक्विटी में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, वहां से निकाल लें और हम सेफ एक हेवन में अपना पैसा इन्वेस्ट करें लाइक यूएस डॉलर। यूएस डॉलर क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो हम करेंसी स्पेकुलेशन कर सकते हैं, हम स्वैप परचेज कर सकते हैं, हम करेंसी हेजिंग कर सकते हैं, स्वैप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेजिंग कर सकते हैं rather than द नॉर्मल बॉन्ड्स परचेज करना या डिबेंचर परचेज करना। तो आपने सेफ हेवन एसेट्स में ज्यादा अपना पैसा ले गए हो। अब यहाँ होगा क्या, जब कोई इन्वेस्टर इंडिया से अपना पैसा बाहर निकालेगा, ये इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर है, तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने जिसने पहले इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, जब वो वहां से अपना पैसा डिसइन्वेस्ट करेगा, अपना पैसा निकालेगा वापस, तो वो कहेगा मेरे को डॉलर में पेमेंट चाहिए। तो इंडिया की तरफ से डॉलर का डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि इंडिया को डॉलर में पेमेंट करना होगा। तो हमारे पास अगर डॉलर की सप्लाई नहीं हुआ अवेलेबल तो हम डॉलर का डिमांड करेंगे कि हमें डॉलर चाहिए। तो बढ़ती हुई डिमांड से डॉलर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, या हम ये कहेंगे कि इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा उसके अगेंस्ट। तो फिर क्या होगा, वो जो $1.90 का था आज से 1 महीने पहले, वही $1 अब 95 का हो गया है 1 महीने बाद, जिससे क्या होगा, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। पहला रीजन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क ऑफ सेटलमेंट्स में चले गए, और दूसरा ऑब्वियसली नन अदर देन द सप्लाई शॉक्स और द एनर्जी प्राइसेस का एलिवेट हो। ठीक है, जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ है वहां पर
आपके जो इंटरनेशनल ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो 110 से $112 पर बैरल चले गए, जिसके कारण क्या हुआ है, एक सप्लाई डिसरप्शंस क्रिएट हो गए हैं और शिपिंग के लिए भी आपको नए ट्रेड रूट्स ढूंढने पड़ रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए जब आपका अबाउट 50% ऑफ द क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो हो रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा है, और ओवरऑल क्रूड ऑयल की डिमांड को पूरा करने के लिए आप 85% इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं, तो आप ये छोटे छोटे सप्लाई शॉप से बच नहीं पाओगे, ये आपकी इकोनॉमी के लिए डिजास्टर्स साबित होंगे। और हम ये देख भी पा रहे हैं कि प्रेजेंट कैसे एलपीजी गैस सिलेंडर का बहुत ज्यादा सप्लाई शॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये दो रीजंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच लीड टू द इन्वेस्टर्स distrust in the Indian investment, and they are taking the risk of in sentiments, and maybe we can see more of capital flight, and then we have energy prices का इंक्रीज होना, जिससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we have some factors which driving the more decline of Indian rupee. तो पहला है ट्रेड टैरिफ्स। हमने लास्ट ईयर अप्रैल 25 में देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का बात किया, अबाउट 52%। ठीक है, तो कुछ सेक्टर्स पर 10% से ज्यादा का टैरिफ है, कुछ सेक्टर्स पर 20% से ज्यादा का टैरिफ है, कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पर 50% का भी टैरिफ है। ठीक है, वी हैव ऑटोमोबाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, स्मार्टफोन्स, इवन सम सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज, इन सब चीजों के केसेस में या लेदर टॉयज इवन या लेदर आर्टिकल्स, वहां पर आपके पास डबल डिजिट में लग रहा है टैरिफ, जिसके आपकी एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं और आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम होती है, जिसके कारण आपके एक्सपोर्ट्स का डिमांड नहीं होगा और आपका ट्रेड डेफिसिट वर्सन हो जाता है, और वर्सन ट्रेड डेफिसिट अगेन आपकी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है। तो पहला रीजन ये बताया जा रहा है दैट प्यूनिटिव डबल डिजिट यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन गुड्स अप टू 50% इन सम सेक्टर्स हैव हर्ट द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। राइट, देन कैपिटल फ्लाइट की बात करेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जिससे डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, प्लस डॉलर का सप्लाई भी ड्रेन हो रहा है हमारी करेंसी से। हमने बात किया था पुराने किसी वीडियो में कि अबाउट 15 से 20 बिलियन डॉलर आपका फॉरेक्स कम हो गया है पिछले 2 महीने, तो ये भी एक दिक्कत क्रिएट हो रही है। एंड स्टॉल ट्रेड डील्स, इंडिया यूएस का ट्रेड डील स्टॉल है, कंक्लूड नहीं हो पाया, नेगोशिएशंस चलते रहे, बट क्योंकि कंक्लूड नहीं हो पाया तो हम अभी भी इन सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मार्केट वोलेटिलिटी, वल्नरेबिलिटी के हम उलझे हुए, हमें इनसे ऊपर उठने का टाइम नहीं मिल रहा। तो ये कुछ फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जिससे और ज्यादा करेंसी डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी? सिर्फ डेप्रिसिएशन के चलते हम ये कहें कि सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सही नहीं। डेप्रिसिएशन के अपने आप में प्रॉस भी होंगे और कॉन्स भी होंगे। प्रॉस क्या होंगे? जब आपका $1.90 के बजाय $1 इक्वल टू से 100 चला गया है तो डेप्रिसिएशन हो गया है, उस केस में आपकी एक्सपोर्ट जो है वो चीप हो जाती है, तो आपके एक्सपोर्ट्स का डिमांड काफी बढ़ता है, एक्सपोर्ट्स का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता है, तो ये भी हमें एक फायदा मिलेगा। जब हम कॉन्स की बात करते हैं तो कॉन्स में तो सिंपली आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो ही रहे हैं, ये हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल या एलपीजी गैस कनेक्शंस के केस में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ एक टर्म है जो काफी ज्यादा रिजेंबल करता है डेप्रिसिएशन के साथ, दैट इज डिवैल्यूएशन, बट इनका मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है, या कहेंगे हम मीनिंग सेम हो सकता है बट इनकी एप्लीकेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन वो होता है डिमांड एंड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ डिमांड ऑफ डॉलर इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ rupee falls, and if the demand of dollar decreases then the value of rupee appreciates। और अगर हम इसी को रुपी के साथ लेके जाएं तो if the demand of rupee increases then the value of rupee also, ठीक है, if the demand of rupee increases then the value of rupee also increases। तो आई गेस ये शायद मेरे बैक पर ना हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इफ द डिमांड ऑफ रुपी इंक्रीजेस then the value of rupee also increases, and if the demand of rupee decreases then the value of rupee also falls।
तो ये डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो चल रहा है ये डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन है। बट डीवैल्यूएशन क्या है? डीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट ऑफिशियली डेलिबरेटली खुद ये अनाउंस करते हैं कि आज हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। ठीक है, इंडिया ने आज तक 3 बार डिवैल्यूएशन खुद किया था, 1949, 1966 और 1991। तो जब गवर्नमेंट या आरबीआई खुद ये अनाउंस करेंगे कि हम ऑफिशियल या डेलिबरेट रिडक्शन कर रहे हैं अपनी करेंसी का किसी फॉरेन करेंसी के मुकाबले, देन हम उसको डिवैल्यूएशन का नाम देते हैं। इफेक्ट क्या होता है? कहते हैं सर एक्सपोर्ट चीप हो जाते हैं, इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस होता है, ट्रेड डेफिसिट कम होता है, इसलिए ये किया जाता है। तो 1949 में, 1966 में और 1991 में 3 बार ये अभी तक हो चुका है। 1949 में जब हुआ था तब ये सबसे पहले हमने ज्यादा किया था 30.5%। किस लिए? आजादी के टाइम पे एक्सपोर्ट को थोड़ा पुश देने के लिए हमने ये किया था। 1966 में हमारी कंट्री और हमारी करेंसी की वैल्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी। 1962 में इंडो चीनो वॉर, 1965 में इंडो पाक वॉर, इसके चलते हमारा जो ट्रेड है वो काफी स्टॉल हो गया था। इसको एकदम से पुश देने के लिए इंदिरा गांधी मैम ने जब प्राइम मिनिस्टर चार्ज संभाला तब उन्होंने ये डिवैल्यूएशन करवाया था। और 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने डिवैल्यूएशन किया था एलपीजी रिफॉर्म्स लाने के लिए। तब भी अराउंड 22% का हमें डिवैल्यूएशन देखने को मिला था और एक्सपोर्ट्स को एक अच्छा खासा पुश मिला था और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर आ गए। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस और कॉजेज? कॉजेज क्या है कि डिवैल्यूएशन क्यों होता है? अगर कंट्री बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट में है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है, मतलब कैपिटल फ्लाइट हो रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है और आपके पास ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, इन रीजंस में हम डिवैल्यूएशन देख सकते हैं। ये कुछ कॉजेज हैं कि डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं सरकार। प्रॉस कॉन मैंने आपको बता दिए। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं तो वो प्रॉफिटेबल है आपके लिए। इंपोर्ट्स जो है लाइक क्रूड ऑयल वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जो हम प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं, जिससे क्या होता है? इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, इससे कौन सा इन्फ्लेशन आता है? अगर आपको याद हो तो इससे कौन सा इन्फ्लेशन आता है? इससे कॉस्ट पुश या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जब हम डिवैल्यूएशन देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट जब डिवैल्यूएशन करवाते हैं तो गवर्नमेंट का एम होता है टू श्रिंक द ट्रेड डेफिसिट, टू श्रिंक द ट्रेड डेफिसिट। तो कौन सा ऐसा कर्व है जो डिवैल्यूएशन और ट्रेड डेफिसिट में रिलेशन समझाता है? उस कर्व का नाम कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, नाउ लास्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन? तो डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करते हैं और डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल आउटकम ऑफ मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, ये फोर्सेस करवाती हैं। ठीक है, इफ डिमांड ऑफ एनीथिंग इंक्रीजेस then the price of it also increases, and if the aggregate demand falls then the price of it also falls. And for supply, if supply increases at aggregate level then the price falls, and if supply falls at aggregate level then price must increase. तो जब डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर आपका मूवमेंट होता है वो डेप्रिसिएशन होता है, और गवर्नमेंट जब ये डेलिब्रेट चेंज करते हैं उसे डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन बोलते हैं, और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता है डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवैल्यूएशन होता था जब हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, जब आईएमएफ डिसाइड करता था कि करेंसीज के बीच का एक्सचेंज रेट क्या होगा। ठीक है, जब 1973 से आईएमएफ ने अपना लिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तब से डिवैल्यूएशन कम होता है और डेप्रिसिएशन ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपनाया 1993 में। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल टॉपिक जिसमें हमने व्हाई इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, इसके बारे में बात किया। क्या क्या रीजंस हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, एनर्जी प्राइसेस का हाइक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, इसमें हमने टैरिफ्स, स्टॉल्ड ट्रेड डील्स या कैपिटल फ्लाइट के बारे में बात किया, हमने उसके इम्पैक्ट के बारे में बात किया, हमने डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में डिफरेंस समझा। तो ये ओवरऑल आज का टॉपिक। क्या पोर्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेम्प्रेरी इशू और उससे रिलेटेड जुड़ी हुई और सारी चीजों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सीबीएल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।